morning everyone and welcome to my sociology class. मैं yesterday एग्रीकल्चर के बारे में मैं थोड़ा बहुत बोली थी, तो आज मैं जो डिस्कस करूँगी वो है मेजर प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली इन इंडिया. सो इंडिया में एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम है पहले है तो लैंड का एक प्रॉब्लम है. लैंड एक फार्मर को लैंड बहुत कम मिलता है. दूसरा चीज है द सिस्टम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग. द सिस्टम ऑफ द टेक्निक्स फार्मिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है. पहले तो लैंड का प्रॉब्लम है, उसके बाद जो है टेक्निक. टेक्निक्स का जो प्रॉब्लम है, इसके बाद है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मार्केटिंग बहुत ही कम होता है. मार्केटिंग मतलब एडवर्टीजमेंट, ये सब. जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट का जो ऐड होता है वो घर घर में पहुंच जाता है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो ऐड है वो घर घर में नहीं पहुंचता. और जो है कि जो फार्मर है वो इलिटरेट है. इलिटरेसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज दैट हम लोग फार्मिंग से और एग्रीकल्चर से पीछे हैं. हम लोगों के देश में एग्रीकल्चर सच में दूसरे देशों से पीछे है. क्रॉपिंग जो पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न मैंने पिछले दिन डिस्कस किए थे. क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी सही नहीं है. 75% जो क्रॉपिंग पैटर्न है 75%, 25% है जो है डिवाइडेड इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज, फूड क्रॉप एंड द नॉन फूड क्रॉप. ये जो पैटर्न्स है फूड एंड नॉन फूड, ये जो पैटर्न है पैटर्न सही नहीं है. मिक्स्ड ग्रेन का जो है, मिक्स्ड ग्रेन का मतलब रेशियो है वो सही नहीं होता है. तो ऐसे ही बेवरेज लेटर इंक्लूड्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फाइबर और ऑयल सीड्स. ये सब जो है ये मतलब इसका जो उत्पादन हम लोगों के देश में होता है ये थोड़ा बहुत कम है. और द रिसेंट ईयर्स there has the occurring fail in the agricultural production mainly due to the output of the non-food articles. ये जो नॉन फूड आर्टिकल्स जो है इसके वजह से जो प्रोडक्शन है, फूड का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा घट गया है. क्योंकि द इंडिकेट्स दैट द स्ट्रक्चरल चेंज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. ये जो नॉन फूड के वजह से ये फूड का जो पोर्शन है ये थोड़ा घट गया है. इससे क्या होता है हम लोग देख सकते हैं एक बड़ा चेंज आ रहा है. दूसरा अनदर पॉइंट जो है लैंड ओनरशिप. लैंड ओनरशिप का इंडिया में फेयरली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. इंडिया में देयर इज सम डिग्री ऑफ द concentration of the land holding. Inequality of the land distribution is also due to the fact of the frequent changes of the land ownership. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता. जैसे ये अगर मैं ये सोच लूँ ये एक लैंड है, इस लैंड को मैं डिस्ट्रीब्यूट अगर 4 भागों में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो कैसे होगा, 4 इक्वली, 4 इक्वल्स ऐसे होगा. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता. इंडिया में कैसा होता है, इंडिया में शायद किसी का 25% किसी का गया, किसी का 10% गया, किसी का 30% गया, किसी का 35%,
ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप इसको देख के समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होता, इसीलिए लैंड ओनरशिप में जो प्रॉब्लम दिखा गया है, क्या, लैंड ओनरशिप। ये जो चीज़ है, ये चीज़ मेन फैक्टर है, जो मेजर प्रॉब्लम है हम लोगों के इंडिया में, ताकि हम लोगों का फार्मिंग जो है वो पीछे चल रहा है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन टू द बायोडाइवर्सिटी। ये एक अलग सा टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी जो है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द पार्ट ऑफ द नेचर विच इंक्लूड द डिफरेंट gains among the individuals of the species and the variety research on the plant animal species and different scale of the space. So biodiversity means biological diversity, ये आप लोग जानते हैं। तो डेफिनेशन E.Q. विल्सन का डेफिनेशन है, आप किताब में है, आप देख लीजिएगा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अभी मैं बात करूंगी टाइप क्या है, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ईच मेंबर ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स species different widely from the individual in the genetic markup, because the large number of the combination is possible is in the genes and give the individual individual space, that is the genetically diversity means हर एक की जीन्स जो है, जीन्स अलग अलग होता है। पहला जो पार्ट आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, हर एक का जीन्स जो होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग होने से क्या होता है, उन लोगों का जो नेचर है, ह्यूमन और प्लांट्स जो भी हो, जो नेचर है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद जो है द स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज प्लांट्स एनिमल में प्लांट्स एनिमल में ये जो स्पीसीज है वो डाइवर्सिफाई होता है। दिस डाइवर्सिटी इज सीन्स बोथ नेचुरल इकोसिस्टम एंड इन द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। ये नेचुरल में भी दिखा जाता है, एग्रीकल्चर में भी दिखा जाता है। ये बोथ साइड में दिखा जाता है। उसके बाद जो आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम है, देयर इज अ लार्ज वैरायटी एंड द डिफरेंट इकोसिस्टम इन अर्थ ऑन अर्थ। Sorry. As you know, there is a large variety of different ecosystem on India, which have their own complement of distinctive interlinked species based on the different habitat. Different habitat मतलब different हम लोगों का different जो आदत होता है,
जो हम लोगों का नेचर होता है, आदत से बढ़कर है नेचर, जो हम लोगों का नेचर होता है उसके हिसाब से इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है। और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत बोल लूँ तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी leads the conservation of essential ecology diversity to pressure on the continuity of food chains. It helps to important the genetic diversity plants and animals. जो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी है, ये जो डाइवर्सिटी जो क्या करता है, द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो बैलेंस करता है। Therefore, there are two more methods of the conservation of biodiversity, which is ex situ conservation and in situ conservation. So, there is ex situ and in situ conservation. Ex situ conservation involves the conservation of the biological diversity outside of the nature habitat. It is the outside of the nature habitat, and in situ is the conservation of the species within the natural habitat. The way of the biodiversity is the most appropriate method of the biodiversity conservation, and this method's area is high biodiversity, means the area which number of the plants and animals are present. It's a huge number of animal, plants present. So, in this conservation, after that is the high biodiversity. Actually, in situ is the high biodiversity, and it can be the conserve in the natural habitat from the human activities. So ये human activities जो natural habitat है वो human activities को मतलब ये conserve करता है, ये बहुत high level conservation है। और ex situ that is the जैसे कि हम बोल सकते हैं कि by forming in the process of the seeds, sperm and ova are the stored in the extrinsically low temperature and humidity. अगर मैं बाहर से अगर देखूँ तो जैसे कि मैं अगर एक प्लांट को ग्रो करना चाहती हूँ तो उसके लिए सीड चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये सब क्या है बहुत ही लो टेम्परेचर में हो सकता है। It is very helps to save large variety of the species plant and the very small space of the sperm on the banks, seeds banks, over banks, ये सब जो है ये जो कंजर्वेशन जो है जैसे सीड ओवर ये सब कंजर्वेशन होता है, ये अलग अलग सब बैंक्स है, ये वेरी हेल्पफुल है स्पीसीज का उसका नेचर को मतलब पकड़ के रखना। ये है ex situ and in situ, the conservation of the two types. So that's all for now. In the next class I am talking about the indigenous knowledge system in this chapter. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.